गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गति का नियम। न्यूटन गति के नियम के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, न्यूटन गति के नियम के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल या मूल तथ्य को देख लेंगे, मूल मूल मुख्य मुख्य पॉइंट्स को देख लेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट कहने का मतलब कि मोशन होता क्यों है, मोशन होता क्यों है, कैसे होता है, कब रुकता है, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा मोशन, आपको पिछले वीडियो में मोशंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता दिया गया था। मोशन हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया आप लोग के लिए, मोशन उसमें डाल दिया गया, तो प्लीज उसे जाकर आप जरूर देखें। उसे देखने के बाद आपको मोशन से जितने सारे पॉइंट्स है, जितने सारे दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। उसके बाद हम मोशंस के टाइप्स को देखेंगे, मोशंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे हमारा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीन लॉ से हमारा पूरा का पूरा मोशन खत्म होने वाला है, ठीक है ना। और बारी बारी से सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों को पढ़ेंगे। लेकिन पहले उससे पढ़ने से पहले हम कुछ मोशंस के मुख्य मुख्य पॉइंट्स को देख लेते हैं। मोशन होता कैसे है, क्यों होता है, कोई वस्तु कब मूव करता है, कोई वस्तु क्यों किधर जाता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर न्यूटन के युग के बारे में देखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहने का मतलब है कि 1642 से 1627 ईस्वी तक न्यूटन्स का युग था। न्यूटन्स का युग, न्यूटन्स के युग के हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन्स के युग में क्या था। तो देखिए, जनरली हम लोग जो बुक में देखते हैं तो कोई पुली रहता है, बंदर लटका हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उसी समय की बात थी, इसीलिए वो आपको बुक में मिलेगा। अब इस समय की बात भाई, अभी के जमाने बहुत ज्यादा हाईटेक हो गए हैं। तो देखिए, जो हम लोग पढ़ेंगे वो न्यूटन्स के युग के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स के युग 1642 से 1727, बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है ये आपका कौन सा, मोशन। यानी कहने का मतलब कि मोशन से आप बता चुके कि मोशन से रिलेटेड आपकी 70% पूरा का पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे पूरा का पूरा फिजिक्स का 70%। 30% ही ऐसे सिलेबस है फिजिक्स में जो आपके बाकी से रिलेटेड करेंगे। बाकी 70% फिजिक्स जो है वो पूरा का पूरा 3 लॉ पे ही खत्म हो जाता है, न्यूटन के 3 लॉ पे, ठीक है। तो ये पार्ट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये वीडियो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो आपके क्लास 11 के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, प्लस आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसमें हम एक एक पॉइंट्स को देखेंगे, एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे आसान बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग न्यूटन्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो न्यूटन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस युग को एक और युग माना जाता है जिसको हम बोल सकते हैं न्यूटेनियन मैकेनिक्स। न्यूटेनियन मैकेनिक्स, या तो कि इस युग को हम लोग और एक नाम दे सकते हैं ठीक है, इस युग का एक और नाम दे सकते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। आप ध्यान दीजिएगा, इस युग के बारे में बहुत पुराना था, इसीलिए हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, जनरली हम जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं मेरा एक कोई सब्सटेंस, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर रखा, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट रखा मैंने, मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, या क्या कंसीडर किया, ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। इस सरफेस मेरा है, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसका वेग दे दिया मैंने यू, क्या दे दिया, यू वेग था। फिर जो न्यू करते 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 कुछ ऐसा समय आया जब उसका वेग जो हो गया वो भी हो गया, कितना हो गया, v। अब तो देखिए यहां पर क्या हो गया, ये पहले वस्तु यहां पे था और वस्तु का स्टेट चेंज हो गया और वस्तु यहां पे चला गया। मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान हमने माना जो स्मॉल n था, इस वस्तु का द्रव्यमान हमने माना स्मॉल n था, क्योंकि वस्तु सेम है, बस उसका स्टेट चेंज हो गया। तो यहां पर हमने देखा क्या कि वस्तु यहां था और इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, या बोल सकते हैं स्टेट, CHANGE, चेंज, स्टेट, ठीक है। तो हुआ कैसे, ये u से वेग v कैसे हो गया, वस्तु यहां था वहां कैसे चला गया, तो ये भी एक कारण है। कहने का मतलब कब चला गया, तो इसमें एक फोर्स अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होता है, फोर्स, भैया फोर्स अप्लाई होता है, ये फोर्स अप्लाई होता है जिसके कारण कोई वस्तु यहां से कहां चला गया था, यहां चला गया था। तो जनरली हम कह सकते हैं कि फोर्स है जो क्या करता है, फोर्स एक काउज है, कारण है, ये कारण है। क्या कारण है, तो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देने वाला कारण है।
तो फोर्स एक कारण है, एक कॉज है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है। तो यहां से हम बात बोल सकते हैं कि फोर्स एक कारण है या भौतिक कारण भी बोल सकते हैं जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। ठीक है ना। तो यहां से एक बात हमें समझ में आ गई कि सबसे पहले देखना है कि फोर्स अप्लाई होगा तभी कोई वस्तु में मोशन होगा, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक कोई वस्तु में मोशन नहीं होगा। भैया दिमाग में जा रहा है बात, क्या करना है, जब वस्तु में मोशन कब होगा, जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा, जब तक फोर्स नहीं अप्लाई होगा तब तक वस्तु मोशन नहीं करेगा। बात पल्ले आ रही है या नहीं आ रही है? बहुत ही सिंपल है, फोर्स अप्लाई होगा तभी वस्तु में मोशन होगा, फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब वस्तु में मोशन नहीं होगा। दम याद रखिएगा। अब यहां देखते हैं कि फोर्स के बारे में बात कर रहा है। देखिए सबसे पहले देखिएगा ध्यान से कि फोर्स के बारे में ही पढ़ना है हमें। फोर्स यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मोशन का जब बात आ गया तो हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है। जब तक आप फोर्स के बारे में नहीं पढ़िएगा मोशन समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसके अंदर ही पूरा का पूरा आपको फोर्स पढ़ना है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं, आपको फोर्स पढ़ना है। और फोर्स हमको एकदम डीपली, एकदम तह तक ही पढ़ना है, तह तक जाकर पढ़ना है फोर्स के बारे में, तभी आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या मोशन का जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए देखिए, बहुत जरूरी चैप्टर है। आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम, जो भी एग्जाम आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव हो या 11th 12th के जो भी है, ऐसा तो चैप्टर ये 11th में इंक्लूड है, तो 11th का क्लास 9 में इंक्लूड है गति हमारा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो ऑल एग्जाम के लिए है, ठीक है, तो जरूर देखिए। चलिए अब देखते क्या है फोर्स। फोर्स जनरली होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो फोर्स जनरली होता क्या, अब ध्यान दीजिए क्या है कि पूरा का पूरा में फोर्स पढ़ना है, तह तक जाकर पढ़ना है। तो देखिए फोर्स के बारे में कुछ लोग बातें जान लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक कारण है जो किसी अवस्था में परिवर्तन लेता है, स्टेट चेंज कर देता है किसी वस्तु का। फोर्स क्या है, किसी वस्तु का स्टेट चेंज कर देता है, अवस्था को बदल देता है। तो देखिए फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू एफ बराबर, बोलिए जल्दी से। जैसे देखिए हम लोग एक और फॉर्मूला आपको बता देते हैं, बल गुणा विस्थापन क्या है, कार्य इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। तो यहां से बल लगा ले, बल आप निकालेगा तो बल बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, बल बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन S। W अपॉन S यानी बल जो लगता है वो कार्य और बटे विस्थापन दूरी से रिलेटेड करता है, ठीक है ना। कार्य और किससे रिलेटेड करता है, वो दूरी से रिलेटेड करता है। तो ये आपका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, बल का जो एसआई यूनिट होगा वो आपका न्यूटन होगा। क्या होगा, बल का एसआई यूनिट होगा न्यूटन। ये क्या है, एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट है। इसका एक और यूनिट होता है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस यूनिट में इसको हम लोग बोल सकते हैं डायन, डायन नहीं भैया, डायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायन। डायन नहीं बोलेंगे, डायन कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो डायन में डायन होगा, यानी सीजीएस में हो जाएगा डायन और आपका एसआई में हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ, SYSTEM, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो यहां से हमने क्या क्या देख लिया, फोर्स क्या है, तो फोर्स एक कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, सीजीएस यूनिट होता है डायन, और उसके बाद हमारा इस एसआई का फुल फॉर्म भी हमने जान लिया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। आप ध्यान देना है कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट समझ में आया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद ध्यान दीजिए यहां पर, क्या ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान देना है कि डायन के बारे में भी समझ में आ जाना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो क्या करना है अभी हम देख लिया। उसके बाद देखिए फोर्स से एक रिलेटेड एक और पॉइंट्स को देखते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता होगा, यह एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, स्केलर नहीं है। वेक्टर क्यों है ये भी बता दिया गया है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने कहा W बराबर F बराबर W अपॉन S, तो S इज अ कौन सा क्वांटिटी, तो S इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन, तब कल ही आपको वीडियो में बताया गया था, विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो आपका फोर्स भी कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। अगर कार्य के बारे में समझ में ना आए तो आप देख सकते हैं हमारा जो विस्थापन है वो सदिश राशि।
तो इस प्रकार हमने फोर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लिए। हमें फोर्स के टाइप्स को भी पढ़ने हैं, कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, कौन सा फोर्स कब लगता है, तो टाइप ऑफ फोर्स के बारे में देखेंगे। फोर्स के तह तक जाकर पढ़ना है, फोर्स को डीपली तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो हम फोर्स के बारे में देख लेते हैं, फोर्स के टाइप्स के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। टाइप ऑफ फोर्स, ध्यान दीजिएगा, टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली फोर्स दो प्रकार के होते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है ना। लोग तो ऐसे बोलते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट, लेकिन हम बताते हैं कि आपको जो फोर्स होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, न्यूक्लियर और वीक फोर्स। कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, न्यूक्लियर और वीक्स। तो अब बताइएगा, देखिए हम लिख रहे हैं चारों टाइप्स को। एक होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, एक हो जाएगा हमारा नॉन कॉन्टैक्ट, स्पर्श बल, अस्पर्श बल, है ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक क्या बताया हमको, आपको बताया क्या? वीक फोर्स, वीक फोर्स। चौथा आपको बताया गया, क्या बताया गया आपका? तो ये एक हो गया वीक फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक आपका आ जाएगा न्यूक्लियर फोर्स। क्या बताया हमने? एक बताया आपको कॉन्टैक्ट, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट, तीसरा वीक और चौथा आपका आ जाएगा न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स के जो प्रकार होते हैं, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट के भी प्रकार होते हैं, और ध्यान दीजिएगा वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो वीक फोर्स जो होता है आपके क्लास 12 का जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो कॉन्टैक्ट फोर्स का और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ये सॉरी वीक फोर्स जो होता है आपके केमिस्ट्री के है ना, केमिस्ट्री में पढ़ना है। वीक फोर्स, न्यूक्लियर जो हमारा न्यूक्लियर यानी क्या है एटम या न्यूक्लियस के बीच में लगे उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो आपका जो ये दोनों चैप्टर है वो आपका केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है जो क्या है वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इस पे ध्यान देंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आ जाएगा? तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका आ जाता है टेंशन, क्या आ जाएगा? टेंशन, टेंशन फोर्स। उसके बाद देखिए टेंशन फोर्स आ गया किसमें? कांटेक्ट में। कांटेक्ट में टेंशन फोर्स आ जाएगा। और भी आप देखिएगा टेंशन फोर्स के साथ साथ आपका फ्रिक्शन फोर्स भी आता है। फ्रिक्शन फोर्स कितने पढ़ लिए हम लोग? टेंशन फोर्स पढ़ लिए, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ लिए। उसके बाद जो आपका आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। स्प्रिंग फोर्स के साथ साथ आ जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स भी, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, देखिए क्या क्या आपने पढ़ा? एक टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी देख ही लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स, उसके बाद जो आपका आ जाएगा नॉर्मल फोर्स। तो देखिए कौन कौन सा? एक आ गया टेंशन, दूसरा फ्रिक्शन, तीसरा स्प्रिंग, चौथा नॉर्मल। हमको जो पढ़ना है सबसे पहले आप लोग टेंशन फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद आपका स्प्रिंग नॉर्मल फोर्स पढ़ेंगे, फिर स्प्रिंग पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? हमारा फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना क्या है? या आप पढ़ सकते हैं नॉर्मल या आप पढ़ सकते हैं टेंशन। ये दोनों आप पहले पढ़ लीजिएगा तो आपका स्प्रिंग और फ्रिक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में। तो नॉन कॉन्टैक्ट कहने का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा आपका नॉन कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपका और भी ले सकते हैं नॉन कॉन्टैक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। उसके बाद और आप कर सकते हैं क्या? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो देखिए आपको जो पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स ही पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ना पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स भी ना पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ध्यान दीजिएगा, फोर्स एक ऐसा चैप्टर था इससे रिलेटेड, एक ऐसा चैप्टर है फोर्स जिसको एक अलग चैप्टर ही बना दिया गया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसको लोग उसके क्या किए, सर आइजैक न्यूटन एक अलग चैप्टर इसके रिलेशन में रख दिया। उसी तरह हमारा ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशन एक चैप्टर ही बना दिया गया। क्यों? अब बताइए, वो चैप्टर बनाते गए, पढ़ना हमें पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आसान तरीके से पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। तो देखिए क्या है हमारा
कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है? टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स। टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, नॉर्मल। टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, नॉर्मल। उसके बाद आ जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहने का मतलब क्या? जब दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जब दो आवेशों के बीच बल लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। उसके बाद आपका मैग्नेटिक फोर्स करने का मतलब क्या? जब दो ध्रुवों के बीच लगता है, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं। तो दो ध्रुवों के बीच, या कह सकते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कोई दिक्कत? नॉर्थू का नॉर्थू के साथ और साउथू का साउथू के साथ, यानी कह सकते हैं नॉर्थ साउथ, ये दोनों के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा वो आपका मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। तो हम लोग को पढ़ना सबसे पहले क्या है? टेंशन फोर्स के बारे में। देखिए टेंशन फोर्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो टी से, किससे? टी से। नॉर्मल फोर्स को हम लोग देखिए यहां से टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ लिया, टी से डिनोट कर सकते हैं। अभी को क्लास 11 में आपको पढ़ना था कि पुली लटका दिया गया। पुली में से हम लोग किसी वस्तु को लटकाएं और वस्तु लटकाने के बाद यहां पर एक फोर्स अप्लाई होता है, इसको हम लोग टी से नोट कर देते हैं। तो ये टी जो अप्लाई होता है ना, वही हमारा टेंशन फोर्स कहलाता है। तो सबसे पहले टेंशन फोर्स के बारे में, नॉर्मल फोर्स के बारे में, स्प्रिंग फोर्स के बारे में, उसके बाद आपका जो आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बारी बारी से चीजों को कवर करेंगे और आसान बनाते चले जाएंगे। जब ये सारी बातों को हम लोग जान लेंगे तब हम लोग इन करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में चलेंगे। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना था? ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशन के रिलेशन एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, F = G × m1 × m2/r²। ये r क्या है? तो एक m1 हो गया, ये हमारा पहला वस्तु का द्रव्यमान और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान के जो बीच का डिस्टेंस उसे हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो रही बात इसको हम लोग जैसे पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन निकालने के लिए कि फोर्स इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या होगा? तो फोर्स का डेफिनेशन इस तरह बोल सकते हैं, जब दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला बल, दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। देखिए ध्यान से इसे ब्रेक करके समझाई देते हैं। द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, जो बल लगेगा वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी, बीच का डिस्टेंस के वर्ग कहने का मतलब क्या? स्क्वायर। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब उल्टा हो जाएगा, या वही जो बल लगेगा उसके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगेगा। जब इसे हल किया जाएगा तो आपका जो फॉर्मूला आने वाला है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 × m2 अपॉन में क्या आ जाएगा? आपका r² आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनल हटाने के बाद कोई कांस्टेंट वैल्यू आप कंसीडर करिएगा तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा आपका ग्रेविटेशन से रिलेटेड, G × m1 × m2 अपॉन में कितना के स्क्वायर हो जाएगा? आपका r²। ठीक है ना? तो आप यहां से देख सकते हैं F = C × m1 × m2/r²। तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत याद रखना है, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व किए जा सकते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें आ जाता है, मान लें वस्तु को हमने यहां रख दिया भैया, यहां रख दिया, जिसका द्रव्यमान हमने क्या माना? m। जिसका द्रव्यमान कितना माना? m। उसके बाद एक वस्तु यहां पर हमने अर्थ, पृथ्वी, EARTH अर्थ, पृथ्वी। ये बताइए बल कहां लगाएगा? ये वस्तु का जो द्रव्यमान का बल लगेगा, जो द्रव्यमान लगेगा वो कहां लगेगा? तो पृथ्वी के सेंटर के पास लगेगा। पृथ्वी के सेंटर के पास लगेगा, इसका जो आपका क्या हो जाएगा? मास सेंटर पे लगेगा। मान लेते हैं कि वस्तु को मैंने यहां रख दिया, तो बल कहां लगेगा? तो बल जो लगेगा वो कहां लगेगा? सेंटर से होकर ही गुजरेगा, सब सेंटर के पास, पृथ्वी के सेंटर पे लगेगा। चाहे वस्तु को यहां रख दी तो भी इसका जो बल लगेगा वो पृथ्वी के सेंटर पर ही लगेगा। ठीक है ना? तो सेंटर पर, ये तो मैंने मान लिया
सेंटर पर लगेगा ही लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा? तो सेंटर पर लगेगा, इससे कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ा सा समझ लीजिए आप। क्या मैंने बताया कि F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर, M इज इक्वल टू फर्स्ट मास, M1 is equal to first mass of object, M2 is equal to second mass of object, और G is equal to gravitational गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा आपका। उसका वैल्यू होता है 8.85 गुने 10 टू द पावर माइनस 12, 8.85 गुने 10 टू द पावर माइनस 12। इसका जी का वैल्यू देखिए, जी का वैल्यू आपको बता दिया जरा, 8.85 गुने 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जी का वैल्यू क्या होता है, तो जी का वैल्यू हो जाएगा 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12, 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, पढ़िए उसे। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे एक शफ यानी एक फेयर कॉपी बना सकते हैं। फेयर कॉपी बनाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे दोबारा पढ़िएगा जब भी आपको तकलीफ होगी तो, ठीक है ना। तो चलिए, क्या मैंने बताया कि जब भी कोई वस्तु का द्रव्यमान लगेगा तो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा। जब भी किसी वस्तु का द्रव्यमान लगेगा तो वह पृथ्वी के केंद्र की ओर ही लगेगा। जब वस्तु का द्रव्यमान लगेगा तो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। यानी देखिए आपका एक और फॉर्मूला आपके यहां से एक और दे सकते हैं, 1 kgF इज इक्वल टू आप मान सकते हैं 10 न्यूटन, या आप मान सकते हैं 9.8 न्यूटन। जो आपको जी का वैल्यू दे दे, छुटका जी का वैल्यू दे दे, जो आपको छुट्टा वाला जी का वैल्यू दे दे, आप उसे लिख सकते हैं 1 kgF इज इक्वल टू हो सकता है आपका 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके मुख्य पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा, जब भी कोई वस्तु का द्रव्यमान लगेगा वो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा। एक तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर बता दिया। G का वैल्यू बताया 8.85 गुने 10 की पावर माइनस 12। M1 इज इक्वल टू फर्स्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, M2 इज इक्वल टू सेकंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका जो R है तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, हाँ, डिस्टेंस इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहां से मैंने बहुत सारे जो बातें थे उसे छोटे छोटे बातें थे, छोटे छोटे बातें थे, छोटी छोटी बातें कहने का मतलब नहीं, बड़ी बड़ी दुनिया में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो क्या है, छोटा छोटा बातें था तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल यानी नन कांटेक्ट के बारे में। तो मैंने देखा जो वस्तु स्पर्श में नहीं था तो नन कांटेक्ट हो गया, जब वस्तु स्पर्श में आएगा तो कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। कांटेक्ट फोर्स कहते हैं कि साथ साथ आपके फोर्स याद आता होगा जो टेंशन वाला होता है। टेंशन के बाद जो फोर्स आपको याद आता होगा वो नॉर्मल वाला होता होगा। नॉर्मल के बाद जो फोर्स आता होगा स्प्रिंग वाला होता होगा। स्प्रिंग के बाद जो फोर्स आता होगा आपका कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स होता होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कब पढ़ेंगे, जब आप टेंशन पढ़िएगा। तनाव, भैया तनाव, जिंदगी में बहुत टेंशन है, जिंदगी में बहुत टेंशन है फिर भी जीना जरूरी है ना। जिंदगी में बहुत टेंशन है फिर भी जीना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। टेंशन फोर्स जनरली होता क्या, टेंशन लेना नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे। टेंशन का मतलब क्या, टेंशन फोर्स आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि टेंशन से हम लोग को पढ़ना है, ऐसा नहीं है। टेंशन है इसका मतलब फोर्स में टेंशन है, हम लोग के बीच में टेंशन नहीं है ना। फोर्स में टेंशन लाना है, जिंदगी में टेंशन नहीं लाना है। चलिए देखते हैं टेंशन। तो चलिए टेंशन के बारे में देखते हैं। टेंशन, टेंशन फोर्स, FORCE तनाव बल। तनाव से आपको याद आ जाना चाहिए, माना कि मैंने एक सरफेस रखा, उसको एक द्रव्यमान वस्तु से मैंने यानी वस्तु से एक वस्तु को मैंने लटका दिया। वस्तु का द्रव्यमान मैंने m माना
यहां पर एक फोर्स अप्लाई होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं mg। mg देखिए ये वस्तु को इधर खींच रहा है तो ये वस्तु को इधर खींचेगा तो यहां पर एक और फोर्स अप्लाई होता है, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, टेंशन। ठीक है, ये जो बल लगाता है, क्या बोले थे, वस्तु नीचे की ओर बल लगा रहा है तो इसको हम लोग mg मानेंगे। ये वस्तु उसको ऊपर की ओर खींच रहा है, यानी सरफेस जो है इसको ऊपर की ओर खींच रहा है तो ये जो बल लगाएगा उसको t मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? जब भी वस्तु बल लगाता है टेंशन से रिलेशन में तो क्या लगाता है, वस्तु से दूर, टू द पॉइंट। ठीक है, तो वस्तु से दूर लगाएगा। सपोज दैट मैंने एक यहां पर रख दिया वस्तु, ठीक है, एक वस्तु मैंने रख दिया, ये वस्तु को कोई इधर से खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये हमारा सरफेस है, वस्तु को इधर खींच रहा है। जब ये खींचेगा तो ये वाला जो बल लगाएगा, ये जो सरफेस बल लगाएगा इसको इधर की ओर तीरने का, खींचने का। ये जो सरफेस पर, ये वस्तु जो सरफेस पर बल लगाएगा इधर लगाएगा। जब स्ट्रिंग सेम, जब स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। अब यहां स्ट्रिंग के बारे में बात आ गई। जब भी टेंशन वाला फोर्स अप्लाई होगा तो इसमें तीन चीज आपको मिल सकते हैं। एक आपका आ जाएगा स्ट्रिंग, दूसरा आपका आ सकता है रॉड, तीसरा आपका आ सकता है चैन। ये तीन चीज आपको नजर आएंगे जहां पे भी, वहां आप समझ लीजिएगा कि टेंशन वाले फोर्स अप्लाई होने वाले हैं। तो टेंशन वाले फोर्स अप्लाई होंगे कब, जब वस्तु को किसी चैन से, किसी स्ट्रिंग से, किसी रॉड से लटका देंगे तो वस्तु जो पृथ्वी पर बल लगाएगा वो mg और जो रॉड पर बल लगेगा वो t। जब भी बल लगेगा तो टू द पॉइंट, या कह सकते हैं अभी टू द पॉइंट हो जाएगा, यानी कह सकते हैं वस्तु, यानी वस्तु से दूर जाएगा, यानी वस्तु के ठीक विपरीत। वस्तु इधर खींचेगा तो वो उधर बल लगाएगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब मैंने एक यहां पर वस्तु रखा था ना, तो वस्तु एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक वस्तु मैंने m1 माना, एक और वस्तु मैंने m2 माना, माना नहीं माना, माना। ये सरफेस माना, उसके बाद इस तरह से मैंने इसे इस तरह से दिमाग आराम से इसको इस तरह लाया। लाने के बाद मैंने यहां तक एक सरफेस था ना, ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है इस पर बल लगाएगा, इसको इधर की ओर खींचेगा। ये वस्तु इस पर बल लगाएगा, इधर की ओर खींचेगा, और ये वस्तु इस पर बल लगाएगा, ये इधर की ओर खींचेगा। दोनों का स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होगा। दोनों का स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम होगा। यहां पर एक और मैंने सरफेस रख दिया। सरफेस रखने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस जो है इस पर बल लगाएगा, सरफेस इस पे बल लगाएगा, इसको इधर की ओर खींचेगा, तो ये जो टेंशन हो जाएगा वो T2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। याद रखिएगा, स्ट्रिंग बदलेगा, रॉड बदलेगा, टेंशन बदल जाएगा। स्ट्रिंग नहीं बदलेगा, रॉड नहीं बदलेगा, टेंशन भी नहीं बदलेगा। स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। अब देखेंगे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या देखेंगे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सॉरी, क्या था मेरा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहने के साथ साथ ही हमारा आ जाता है परपेंडिकुलर लंब। नॉर्मल रिएक्शन बोलने के साथ आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर लंब। लंब कहने का मतलब का, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। मैंने एक फोर्स क्या कर सकते हैं, मैंने एक सरफेस यहां से कंसीडर किया, इस तरह से मैंने एक सरफेस कंसीडर किया। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, वस्तु जिसका वैल्यू कितना दे दिया, जिसका मास कितना है m। देखिए ये वस्तु तो नीचे नहीं गिरेगा, ये वस्तु तो नीचे नहीं गिरेगा। कहने का मतलब नीचे नहीं गिरेगा तो है फोर्स अप्लाई होगा, जिसको हम लोग कितना से कंसीडर कर सकते हैं, mg। ठीक है, तो वस्तु नीचे नहीं गिर रहा है, तो वस्तु नीचे नहीं गिर रहा है, बल लगने के बाद भी वस्तु नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई उसको ऊपर भी तो खींच रहा होगा। जब उसको ऊपर कोई खींच रहा है तो यही जो हमारा कहलाएगा वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहलाएगा।
ठीक है, कहने का मतलब क्या कि जब भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में बात आ जाए तो एक बात हमेशा याद रखना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस, यह हमेशा सरफेस से लंबवत होगा। हम एक और वैल्यू कंसीडर करते हैं, मान लीजिए एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, एक स्फेरिकल के टाइप का कुछ ले लिया मैंने कि यहां एक वस्तु रख दिया, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो जस्ट यहां तक, ये देखिए ध्यान से, कोई भी ऐसे हम स्फेरिकल के बाहर में रखते हैं कोई भी, तो सेंटर से होकर जरूर गुजरता है, ठीक है, जो भी बल लगेगा सेंटर से होकर जरूर गुजरेगा, तो ये सेंटर की तरफ आया तो इसके बाद जो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा इसके ठीक लंबवत होगा, तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। उसी तरह मैंने यहां पर वस्तु रख दिया, इसका भी वैल्यू मैंने एम रखा, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर क्यों होगा। इस पर मैंने एक और वस्तु रख दिया, यहां पर रख दिया, इसका भी मैंने वस्तु का नाम दे दिया तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? इधर, ठीक है। तो अब जितना भी है ना यहाँ पे वस्तु रखा, उसका जो फोर्स है वो सेंटर से होकर जरूर गुजरेगा, वो सेंटर से होकर जरूर गुजरेगा, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा किसके होगा? लंबवत होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात कर ले तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आते ही एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब ही लंब होता है। नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है? लंब होता है। नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है भैया? तो लंब होता है। तो यहां से आप हमेशा याद रखिएगा क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब, या बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब लंब। क्या हो जाएगा? लिख दे रहे आपको, नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल रिएक्शन बोलिए या परपेंडिकुलर टू सरफेस, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू पॉइंट, परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यहां से आप दे सकते हैं, यहां से, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या लगेगा? वस्तु के लंबवत लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा वस्तु के लंबवत लगेगा, वस्तु के लंबवत, चलिए लंबवत होगा। 99% जो फोर्स अप्लाई होता है, 99% फोर्स अप्लाई होता है वो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होता है, कांटेक्ट फोर्स। 1% ही कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो नॉन कांटेक्ट होते हैं, 99% वो फोर्स होता है वो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना। 99% फोर्स कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होता है। तो यहां से हमने जान लिया टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। आपकी जो बात आई है स्प्रिंग फोर्स, वो स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद पढ़ेंगे, जो आपको लिए इंपॉर्टेंट है उसे अभी बताया जा रहा है। तो कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स में, कांटेक्ट फोर्स में मैंने देख लिया कौन कौन सा, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल क्या पढ़ा मैंने? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ लिया और टेंशन फोर्स पढ़ लिया। और हमारा नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आपका कौन सा था? एक और था मैग्नेटिक फोर्स। वो आपके 12th के चैप्टर से, ठीक है ना। तो वो 12th के चैप्टर से, यानी कि अलग एक चैप्टर्स बनाए गए हैं, तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसे देख लेंगे, लेकिन जो आपको लिए इंपॉर्टेंट था वो दिखाया आपको, ठीक है। तो क्या है आपका यहां से आपके लिए जो टाइप ऑफ फोर्सेस थे उसे मैंने आपको बताया। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस के टाइप्स देखेंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से हम लोग सबसे पहला मोशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मोशन, सेकंड मोशन और थर्ड मोशन। जो नॉर्मल रिएक्शन मोशन जो आपको नजर आया, नॉर्मल रिएक्शन मोशन, ये न्यूटन थर्ड लॉ पर डिपेंड करता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है उसे हम लोग जब न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ये बोल सकते हैं एक दूसरे के सिमिलर होता है, ठीक है ना, एक दूसरे के सिमिलर है। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपने पढ़ा कि ये नीचे की ओर, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी उस वस्तु ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, उसी प्रकार हमारा न्यूटन थर्ड लॉ भी है।
ठीक है ना। तो यहां से मैंने जितना पढ़ा, जितना कवर किया, आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर। हम आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन